हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप? तो आज की जो वीडियो है स्पेशल उन स्टाफ के लिए है अगर आप ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहते हो या फिर आप प्री ऑपरेशन थिएटर में जिसको हम प्री ओटी बोलते हैं या फिर आप पोस्ट ऑप में ड्यूटी करना चाहते हो और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस क्या-क्या पूछते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आएँगे तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। ओटी में क्या-क्या क्वेश्चन पूछेंगे प्लस अगर आप ओटी टेक्नीशियन हो तो आपके लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्री ऑप के बारे में अमन बताएगी आपको कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि प्री ऑप में क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं और क्या-क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पेशेंट का कोई भी ओटी होना है, लाइक किसी का कोई सर्जरी होना है, टीएचआर होना है पेशेंट का, तो उसके लिए ये प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए पहले तो अटेंडेंट को। देन आप उसका जो भी है क्लीयरेंस कराएंगे। ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। कुछ उसका कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियक क्लीयरेंस होना चाहिए। अगर उसका चेस्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पल्मो का रेफरेंस मतलब जो क्लीयरेंस है वो होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी हैपनिंग ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सारी पहले चीजें फॉलो अप करते हैं। और जैसे कि उसके पहले वायरल मार्कर भी आपको कराने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है इस चीज में। उसके इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, पेशेंट की रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर पेशेंट थायराइड की कोई मेडिसिन खा रहा है और या फिर हाँ। हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो उसकी मेडिकेशन अगर एनास्थेटिक ने एडवाइस करी है तो वो सारी चीज़ें आपको प्री ऑप में देनी है पेशेंट को। और दूसरी चीज़ें हैं कि पेशेंट का जो कंसेंट है वो होना चाहिए। उससे पहले एनेस्थीसिया का कंसेंट होता है, वो भी आपका रेडी रहना चाहिए। ब्लड कंसेंट होते हैं, ये तीनों चीज़ें जो भी है इंपॉर्टेंट होती हैं इन सब में। और जब आप पेशेंट को ओटी में प्री ऑप में शिफ्ट करोगे तो उसके लिए एक चेकलिस्ट होती है जो ओटी के बिहाफ पे बनी होती है, कि ओटी चेकलिस्ट जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। तो वो भी फिल अप करनी होती है कि आपने कौन-कौन, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपने कंसेंट लिए हैं, वायरल मार्कर हुए हैं, नहीं हुए हैं, और उसमें ब्लड कंसेंट पेशेंट का कितना ब्लड अरेंज करके आपने भेजा है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। और जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ ओटी वाले स्टाफ को हैंड ओवर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबिलिटी आप उसमें मेंशन करके दोगे। वो स्टाफ के द्वारा प्लस उसके सीनियर के द्वारा वो है, वो जो लिस्ट है, वो चेक करी जाती है कि जिसके बिहाफ पे आपकी पूरी फाइल जो है, वो चेक होती है कि आपने जो भी उसमें लिस्ट में दिया है, वो सारा फ़ॉलो अप किया है या नहीं किया है, वो सारी चीज़ें आप उसमें आती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं, आपके प्री ऑप में आती हैं। और जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद वहाँ पे जब हम हैंडओवर देते हैं तो कुछ मेडिसिन्स भी होती है जिसको हम प्री मेडिसिन बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है एंटीबायोटिक्स कुछ भी हो सकता है, टेज़ेक्ट हो सकता है, लियोफ्लॉक्सासिन हो सकता है। तो जो भी प्री मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमें देने होते हैं। दूसरी चीज़ जैसे इन्होंने बताया कि ब्लड हमें हमेशा अरेंज करवाना है। ब्लड अरेंज करवाना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि उस टाइम पे कितना लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल हमें करवाना होता है क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड सर्जरी के दौरान लॉस हो जाए तो इमीडिएटली ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। और वो साइड मार्किंग भी आपको देखना है, वो ख़ैर नर्सेज़ का काम नहीं है, वो डॉक्टर करते हैं या रेज़िडेंट करते हैं, जो भी उनके प्रोसीजर कर रहे हुँ। सर्जन के साथ जो होते हैं वो करते हैं, ठीक बट है? इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर ने साइट मार्किंग किया है तो आपको भी ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि उसी साइट का ही सर्जरी है या किसी और साइट का है। क्या होता है कि डॉक्टर भी बिज़ी रहते हैं, तो उसकी वज़ह से वो स्किप भी हो सकता है उनके माइंड से कि लेफ्ट की जगह राइट का मार्क कर सकते हैं। हुँ। तो वो चीज़ का आप स्टाफ को भी प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि कौन से साइट की सर्जरी होनी है। कहीं आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं डॉक्टर से कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो आपको भी ये कंफर्म होना चाहिए, जो असाइंड स्टाफ है प्लस उनके जो सीनियर्स हैं, उनको भी ये चीज़ें रिमाइंड में होनी चाहिए कि साइट मार्किंग करेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो इसके बाद अभी बात करते हैं ओटी के अंदर जब आप पेशेंट को लेके जाते हैं। देखो ये जितनी भी हमने चीज़ें बताई ना, इनमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। उसके बाद जब हम एज़ ए ओटी नर्स जाते हैं, जैसे मान लो नर्सेज़ है जो ओटी में काम करते हैं या ओटी टेक्नीशियन भी है जो ओटी में काम करते हैं, उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये स्पेशल आपको हमेशा याद रखने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो हो सकता है मैं थोड़ा-थोड़ा आगे आके आपको देख के भी बताऊँगा। ठीक है? तो क्वेश्चंस के ऊपर हमें खास ध्यान देना है। चलो सबसे पहले जो ओटी के अंदर अगर आपको एज़ ए नर्स जाना है या एज़ ए ओटी टेक्नीशियन जाना है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने कौन-कौन सी सर्जरी जो है करवा रखी है। जैसे अगर ओटी टेक्नीशियन है या फिर एक नर्स जा रही है ना, स्क्रब नर्स होती है अंदर, सर्कुलेटरी नर्स होती है, तो उनसे पूछते हैं कि आपने कौन-कौन सी सर्जरी असिस्ट करवाई है। जो भी सर्जरीज़ आपने असिस्ट करवाई है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको वो बताना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप ये चाहते हो कि मुझे ओटी में ही जाना है, तो भी आप उनको बता सकते हो कि मैंने 6-7 महीने ओटी में करा हुआ है। हमारे वहाँ पे एक छोटा-सा
नर्सिंग होम है, वहाँ पे मैं ओटी में काम करती थी, वहाँ पे मैंने ये सर्जरी असिस्ट करवाई है। नॉर्मल गायनी के बोल दो या कोई भी एक आध सर्जरी देख लेना जिसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो आप बता सकते हो। अगर तो आपने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनास्थीसिया मेडिसिन यूज करते हैं, प्लस उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं जो ओटी में रहती हैं, ठीक है, और पेशेंट को कितनी टाइप के एनास्थीसिया होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट जिनके साथ रिसेंटली हमने एक ओटी टेक्नीशियन से बात करी थी, तो उनको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी इस चीज़ के बारे में, पर ये चीज़ें जो हैं आपको कंपल्सरी पता होनी चाहिए, बिकॉज़ आपने तो ओटी में ही वर्क करना था। अगर आपको वही चीज़ें पता नहीं है तो फिर आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो ये जो क्वेश्चन है नर्स से भी पूछ सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन से भी पूछ सकते हैं। अगर आप वैसे आईसीयू या किसी भी नर्स एज ए नर्स जा रहे हो तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पेशेंट अगर क्रैश हो जाते हैं तो आप कैसे उसको हैंडल करते हो, क्या क्या सामान आपका यूज होता है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो उस टाइम पे आप यूज करते हो, अगर वार्ड में हो तो कौन सा कोड है जो आप उस टाइम पे अनाउंस करते हो, या फिर कोड ब्लू को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कोड है जो आप यूज करते हो। जैसे कोड आरआरटी होता है, वो हमेशा हम यूज करते हैं ताकि कोड ब्लू ना हो, उससे पहले ही हम उस चीज़ को ठीक कर दें, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रैश होने के बाद हमें क्या-क्या मैनेजमेंट करनी होती है, और क्रैश कार्ड का भी सारा आपको पता होना चाहिए, उसमें अंदर क्या-क्या सामान होता है, क्या-क्या मेडिसिन्स होती हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपने चैनल पे वो भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हम पेशेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन क्रिएट होने से पहले। बट मोस्ट प्रोबेबली जो भी है ये जो सिचुएशन होती है, बट ये कोड ब्लू और आरआरटी ये हमारा अनाउंस नहीं करते हैं जो भी क्रिटिकल एरियाज होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी क्रिटिकल में है, तो वहाँ पे अनाउंस करने की जरूरत नहीं। वहाँ पे 24 आवर आपके पास डॉक्टर्स हैं, एनास्थेटिस्ट हैं, तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे भी तो आपको उसका बस आंसर पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ये नहीं कि आपको वहाँ पे अनाउंस करना है। और दूसरा जो आपको है कि मेडिकेशन की डोज़ कैलकुलेशन आनी चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से इंजेक्शन में कितने एमजी का डोज़ है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको 10 एमजी प्रोपोफोल देना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसमें कितना है। तो वो उसके बिहाफ़ पे आपको कैलकुलेशन करके पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से आपको वो मेडिकेशन जो है प्रिपेयर करके रखनी होती है पहले ही। सारी मेडिकेशंस होती हैं ओटी में पहले ही रेडी करके रखते हैं, बिकॉज़ सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही हम उसको सेटल डाउन कर लें। जैसे कि आपने मान लो कि पेशेंट को सम टाइम सेडेशंस दे रहे हो, तो पेशेंट का बीपी क्रैश हो जाता है और हार्ट रेट जो है उसका कम हो जाता है, तो उसके लिए जैसे एफिड्रिन हो गए, एट्रोपिन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही लेबल करके रखनी है। और ये चीज़ कंपल्सरी है कि जो भी आपने इंजेक्शन लोड किया है उसमें लेबलिंग का मस्ट है कि आप लेबलिंग करके रखो। ये ना हो कि आपने पेशेंट को एट्रोपिन देना था, उसकी जगह पे आपने पेशेंट को नॉरेट दे दिया। तो अगर लेबलिंग नहीं होगी तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है और पेशेंट को भी हार्म हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद जो बात आती है इंस्ट्रूमेंट की कि हर सर्जरी के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, चाहे वो एक ट्रेकेओस्टमी ही करनी हो, चाहे वो कोई टीएचआर टीकेआर का प्रोसीजर करना हो, चाहे कोई गैस्ट्रो की सर्जरी करनी हो, हर किसी में इंस्ट्रूमेंट जो है डिफरेंट यूज होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फोरसेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ओटी में मैंने देखा है वो हमेशा फोरसेप्स और वो सारे सेट वगैरह खुले रखे होते हैं, तो वो ऐसे ही उनको दिखाते हैं, ये बताओ कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है। अगर आपको पता नहीं तो आप ऐसे ही बोलोगे ये चिमटी है और ये ऐसे करके कुछ भी, मतलब जो आपके दिमाग में आता है आप बोलोगे तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि बंदा तुक्के मार रहा है, इसको पता नहीं है ना। तो ये चीज़ का आपको हमेशा पता होना चाहिए। कॉमन इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज़ होते हैं आप उनको देखते ही पहचान लो, देखते ही नाम उनके याद करके रखो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है और आपको कैसे बताने हैं। तो उसके बाद अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन-कौन से एनेस्थीसिया आप यूज़ करते हो अलग-अलग सर्जरीज़ में। जनरल एनेस्थीसिया हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि कौन सा एनेस्थीसिया कब यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है जैसे एपिड्यूरल भी हम यूज़ करते हैं, या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया जब अगर किसी पेशेंट को दिया तो क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दिया तो क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एज ए नर्स या एज ए ओटी टेक्नीशियन, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बेसिकली ये मेडिसिन भी आएंगी कि अगर पेशेंट को मान लीजिए क्रैश हो रहा है तो आपको उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन का यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। मान लो कि पेशेंट का आपने सेडेशन दिया, सेडेशन से मोस्टली क्या इफेक्ट होता है कि पेशेंट का बीपी गिर जाता है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। लाइक एज अ नॉरेड हम पेशेंट के लिए यूज करते हैं उस टाइम पे कि उसका बीपी को जो है सपोर्ट करे कि उसका बीपी नॉर्मल हो जाए। और डोपामिन हो गया और नॉरेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं बीपी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। एडीआर का भी यूज़ होता है ना? उसमें ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि उस टाइम पे आपको नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है।
इतना कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे कि मान लो कि पेशेंट का बीपी गिरा था, आप अभी क्या करोगे? तो वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि पेशेंट को नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, पहले डॉक्टर को बता के उसका परमिशन लेके हम नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ये वैसे ही होता है जैसे कि हम हाई रिस्क मेडिसिन का याद रखते हैं कि कौन-कौन सी मेडिसिन है जो हम याद करते हैं। ये सारी मेडिसिन हाई रिस्क में भी आती है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है ट्रॉली का अरेंजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि कोई पेशेंट है जो एक गैस्ट्रो की सर्जरी के लिए आया है, उनकी आपको डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से उनकी ड्रेसिंग ट्रॉली रेडी करो, तो आप क्या-क्या चीज़ें रेडी करोगे? या मतलब जो भी ओटी ट्रॉली रेडी करो, तो आप क्या-क्या रेडी करोगे? ट्रॉली अरेंजमेंट के बारे में आपको खास करके पता होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपका जैसे मान लो पेशेंट को आपने ओटी के अंदर में ले लिया, तो फर्स्टली आप पेशेंट को अगर जीए में उसका सर्जरी करना चाहते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया जैसे आप दे रहे हो, तो इट मीन्स कि आप पेशेंट को इंटुबेट करना भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना? बिकॉज़ आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हो। तो जो इंटुबेशन ट्रॉली है वो आपकी रेडी रहनी चाहिए, क्योंकि उसी में ही आप पेशेंट को पहले सेडेशंस दोगे, तो और ये जो आपका क्रैश कैट है उसी टाइम पे रेडी भी होना चाहिए, बिकॉज़ पेशेंट को सेडेशंस दे रहे हो, बीपी भी कम हो सकता है, हार्ट रेट भी सम टाइम उसका कम हो सकता है, हुँ। रेज़ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो उसको सेटल डाउन करने के लिए आपके पास वो सारे जो मेन पर्पस हाई रिस्क मेडिसिन्स जो यूज़ होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए उसी टाइम पे। उसके बाद अगर पोजीशंस की बात करें तो अलग-अलग पोजीशंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कोई पेशेंट को ऑन्को की सर्जरी चल रही है, गैस्ट्रो की सर्जरी चल रही है, स्पाइनल सर्जरी चल रही है या कोई भी है ना। मोस्टली ओटी में क्या होता है कि जैसे स्पाइन की सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन ही देनी होती है हमें। तो प्रोन पोजीशन में आपको सर्जरी करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्ली जो भी थिंग्स आपको चाहिए, लाइक जैसे कुछ ऐसे पिलोज बने होते हैं कि जिसमें प्रोन पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं, तो वो नीचे की तरफ हम रखते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर्ली लेटाया जाए ओटी टेबल पे, बिकॉज प्रोन पोजीशन नॉर्मली आप टेबल के ऊपर नहीं लटा सकते उसमें, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नॉर्मली जो बाकी सर्जरीज़ होती हैं उसमें तो आप पेशेंट को स्पाइन पोजीशन ही दोगे। कई जेनिटल पार्ट्स की जो सर्जरीज करते हैं उसमें जो पोजीशंस है थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो वो चीज़ भी आप देख लेना, है ना। और उसके साथ एक कॉटरी मशीन जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओटी टेक्नीशियन हो तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है आप अच्छे से पढ़ के जाना कि कॉटरी मशीन क्या है, कैसे इस काम करती है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। और इसके साथ-साथ आपको साइन इन, टाइम आउट का पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही पेशेंट एंट्री करता है वहीं से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट के साथ खुद की इंट्रोडक्शन या अपने सारे स्टाफ के साथ डॉक्टर्स की इंट्रोडक्शन, है ना। और ये सारी चीज़ें और एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद ड्यूरिंग मतलब सर्जरी के खत्म होने के बाद हम क्या-क्या चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम आउट, साइन आउट में आती है। तो ये चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए जो आपके काम आ सकते हैं, चाहे आप प्री ऑप में चाहते हो, चाहे आप ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे आप ओटी नर्स हो, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपकी ज़रूर इंटरव्यू क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी इंटरव्यू ना क्लियर होए तो हम बैठे हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे ओटी टेक्नीशियन हैं जिनको हमने रेडी भी किया हुआ है और वो जाके इंटरव्यूज़ देके क्लियर करके लगे भी हुए हैं। तो अगर आप ओटी टेक्नीशियन हो या एज ए स्टाफ नर्स आपको जाना है किसी भी डिपार्टमेंट में, मेडिकल आईसीयू, न्यूरो आईसीयू, सीसीयू, हर जगह के इंटरव्यूज के लिए हम आपको रेडी करेंगे और विद इन 7 डेज आपको रेडी करेंगे। उसके लिए अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा से हम मिलते हैं। और आप कहाँ-कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हो ज़रूर एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था, जो मुझे भी थोड़ा-सा आइडिया लगे कि कहाँ की ज़्यादातर स्टाफ है जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो थोड़ा-सा मैं कोशिश कर रहा हूँ दिल्ली से निकल के उस साइड पे भी हॉस्पिटल्स को एक्सप्लोर करूँ, वीडियोस बनाऊँ, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। बाय-बाय।